स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड में। हम लगातार निबंध की श्रृंखला चला रहे हैं और हमने विज्ञान से संबंधित आपको 3 निबंध पहले ही दे चुके हैं। आज ये चौथा निबंध है, जिसमें हमने पहला डेटा सुरक्षा पे निबंध दिया था, दूसरा आपको एआई से संबंधित निबंध दिया था और तीसरा कल हमने जनशक्ति और विज्ञान पर निबंध दिया था, ठीक है? तो कुल मिला के 3 निबंध दे दिए गए। आज ये चौथा निबंध है और जो कि इस टॉपिक का अंतिम निबंध कहलाएगा। आज हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें नैतिकता ज़रूर रखते हैं, क्योंकि मानवीय गरिमा बिना नैतिकता के संभव नहीं है। इस बात का हम ध्यान रखते हुए इस निबंध को देखेंगे, ठीक है? हम इस निबंध की शुरुआत कर सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कथन कहा था, विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। तो कितना खूबसूरत कथन है। इस खूबसूरत कथन के साथ आप इस बात की शुरुआत कर सकते हैं कि विज्ञान और नैतिकता में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। पूरे निबंध के दृष्टिकोण में हम इसी बात पर बल देंगे कि विज्ञान क्या है और नैतिकता के बीच कैसे संतुलन स्थापित किया जा सकता है, ठीक है? सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञान है क्या? तो आप बताएँगे विज्ञान एक ज्ञान प्राप्ति की व्यवस्थित प्रक्रिया है। नैतिकता क्या है? हमें सही और गलत बताती है। हमें मेनली फ़ोकस किस पे करना है? हमें फ़ोकस करना है संबंध पे कि दोनों मानव कल्याण से जुड़े हुए हैं, ठीक है? विज्ञान भी कल्याण करता है और नैतिकता भी बन्या कल्याण करता है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारे साइंस से ही संबंधित है और इस साइंस में अगर इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो फिर इस साइंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप अपने ज्ञान को थोड़ा-सा और बढ़ाइए और इस परिपेक्ष में पीछे की तरफ जाइए। आप अगर अब इतिहास को देखेंगे तो इतिहास में भी हमें प्राचीन काल से ही विज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है। जैसे आयुर्वेद में आप चिकित्सा नैतिकता को कोट कर सकते हैं, ठीक है? मध्यकाल में जाएँगे तो आप गैलीलियो और चर्च के संघर्ष को देख सकते हैं कि किस प्रकार गैलीलियो ने जो बात बताई थी, उस समय जो रिलीजन चल रहा था, उसमें कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, ये बात आप बता सकते हैं। तीसरा समकाल में आज एआई चल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है और आप देख रहे हैं कि इसमें भी नैतिकता के प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है? इस ज्ञान के साथ अगर आप एक कोटेशन भी बता देंगे, जैसे इस कोटेशन को अगर देखें एपीजे अब्दुल ने क्या कहा है, विज्ञान का पहला सिद्धांत है संदेह करना, वहीं धर्म का पहला सिद्धांत है विश्वास। यानी जहाँ पर संदेह है, वहाँ पर तर्क होगा और विज्ञान उसकी खोज करेगा, ठीक है? और जहाँ पर विश्वास है, वहाँ पर क्या है? धर्म की स्थापना ज़रूर होगी, ठीक? अब अपने ज्ञान में कुछ और परिवर्तन करिए, विज्ञान को नैतिकता से कैसे जोड़ेंगे, इस बात की तरफ चलते हैं। पर इसकी तरफ जाने से पहले हम विज्ञान की ताकत को देख लेते हैं। विज्ञान हमारे अलग-अलग क्षेत्रों में किस प्रकार हमें लाभ पहुँचा रहा है। पहले हम इस बात को जान लेंगे, तब हम राइट और रॉन्ग क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए चिकित्सा के क्षेत्र में देख लें, चिकित्सा के समय में जब कोविड-19 आया था, तो उस समय किस तरह विज्ञान ने हमारी मदद की थी। संचार क्रांति में इस समय 5G, वाई-फाई, लाइ-फाई ये सारी तकनीक हमारे आ चुकी है, ठीक है? तो देख रहे हैं आप विज्ञान किस प्रकार मदद कर रहा है। कृषि में लगातार ड्रोन के साथ हम कृषि कर रहे हैं, किसी उन्नत तकनीक हो जीएम फसलों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे विज्ञान की शक्ति है, विज्ञान के लाभ हैं। हम अंतरिक्ष अन्वेषण कर रहे हैं मतलब हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं हमारे इसरो द्वारा कई इसरो नासा इन लोगों ने कई तकनीक के माध्यम से हमें आगे बढ़ाने का काम किया है तो देख रहे हैं विज्ञान की शक्ति पे फोकस किया गया है। अभी तक हमने क्या किया अभी तक हमने विज्ञान और नैतिकता पर कुछ ज्ञान वर्धन किया पहले हमने जाना कि क्या होता है इनकी परिभाषा जाना और उनके बारे में ऐतिहासिक परिचय ले लिया फिर इनकी शक्ति के बारे में जाना अब हम अलग अलग क्षेत्रों पे चलते हैं पर अलग अलग क्षेत्रों से चलने से पहले पहले एक चुनौती देख लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज बिना अगर प्रॉफिट है तो उसका लॉस भी हमें सहना होगा पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और लॉस बहुत कम होना चाहिए अगर मानव के सेंस में है तो उसमें नैतिकता का बहुत ध्यान होना चाहिए ठीक है अब चुनौती क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आजकल आप देख रहे हैं जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया इसके द्वारा रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया अब एक कंप्यूटर 10 व्यक्ति से या 20 व्यक्तियों का काम अकेले कर देता है तो क्या हुआ रोजगार चैलेंजेस आ गया आप देख रहे हैं इसमें मानव क्लोनिंग बढ़ रहा है जैसे आप देख रहे हैं एनिमल में क्लोनिंग बढ़ रही है इसका कुछ अनैतिक उपयोग मानव पे भी करने की खबरें आप मीडिया की खबरों में सुनते हो तो इसकी भी नैतिकता सामने आई है परमाणु हथियार आप देख रहे हैं परमाणु हथियार में भी चुनौती आ गया क्योंकि जैसे देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ आपने क्या देखा ब्लास्ट करने वाले कौन लोग थे डॉक्टर थे ठीक है अब डॉक्टर ही अगर इस सब में
इस्तेमाल हो, डॉक्टर ही सब में लिप्त हो जाएगा, तो फिर वो लोग कहाँ जाएँगे जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? तो इस तरीके से चुनौतियाँ हैं, डेटा प्राइवेसी की भी चुनौतियाँ बनी हुई है। तो कुल मिला के अगर कहें तो विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है चुनौती के रूप में। ठीक, चलिए, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब हम अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में देखेंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉफ़िट है और क्या लॉस है, ठीक है? अभी तो हमने एक संक्षिप्त परिचय के रूप में इसे देखा था, चलिए देखते हैं। अब आ जाइए क्रिस्पर तकनीक पे, जैसे जैव प्रद हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित। एक क्रिस्पर तकनीक आ गई है। क्रिस्पर तकनीक का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे हमारे जीन हैं, जीन के कुछ मान लीजिए ये बीज बीज का पार्ट है, इसको हटा दिया गया। ये पार्ट अगर देखा जाए, ये पार्ट में बीमारी है, मतलब जीन एक पूरी श्रृंखलाबद्ध होती है। तो अगर आप देखा जाए जीन के अलग-अलग श्रृंखलाओं में अलग-अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इस पार्ट में क्या है बीमारी है, तो इस पार्ट को काट के हटा के इतने पार्ट से अगर हम जीवन को जन्म देते हैं, तो उसके पास ये बीमारी कम आ जाएगी, ठीक है? ये बीमारी ना के बराबर आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉज़ी आ गई है कि अगर इसका गलत हाथों में उपयोग हो गया तो क्या हो जाएगा? जैसे डिज़ाइनर बेबी की आप उदाहरण देख लीजिए। ये क्या तकनीक है? ये तकनीक है कि जैसे मान के चलिए कि कुछ कंपनियाँ हैं जो रंग जैसे जिनका रंग रंग, रूप, लक्षण जैसे कोई व्यक्ति अगर लंबा है, तो वो लंबे जीन वाले व्यक्ति को उत्पन्न करने वाला इकट्ठा कर रही हैं, ठीक है? तो आने वाले भविष्य में अगर उनको लंबा व्यक्ति चाहिए, तो वो उसी जीन के माध्यम से उनका क्या कहते हैं आईवीएफ करवा के या वो मतलब डेवलप करवा सकती है। तो ये डिज़ाइनर बेबी की समस्या इस समय जेओटी में आ गई है। जीन एडिटिंग के खतरे आ गए। इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है मानव में तो सुधार की प्रक्रिया बढ़ रही है, लेकिन इससे खतरे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ हमें इस बात को सोचना होगा। हम यहाँ पे एक कथन है जिसको जोड़ सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं हमें करना चाहिए। जेनिफर डोडना जो किस्मत तकनीक की खोज करता है, उन्हें इस बात पर बल दिया है, हमें वो नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के विरुद्ध है, हमें वो करना चाहिए जो प्रकृति के लिए है। उसी तरह पर्यावरण पे देख लीजिए, पर्यावरण पे जानते ही हैं विज्ञान पे ग्लोबल वार्मिंग तक बढ़ रहा है, आप फ्रिज, कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। प्लास्टिक हम बना रहे हैं विज्ञान की तकनीक की मदद से, तो उससे कचरा भी बढ़ रहा है। जैव विविधता का लगातार ह्रास हो रहा है और स्वस्थ ऊर्जा हमें नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी उस अवसर तक हमारे पास नहीं पहुँच पा रही है। आप पर्यावरण में ये देख सकते हैं। अब एक नया चीज़ जो आजकल चल रहा है एआई और मशीन लर्निंग, ये क्या है? जैसे चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी और शिक्षा में क्या है? नकल की समस्या लगातार बढ़ रही है। डीप फेक किसी का भी वीडियो बना के उसे न्यूड सीन बना के दे दिया जा रहा है। जैसे अभी अगर अगर अभी आप देखे होंगे कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे फेसबुक या व्हाट्सएप पे, जहाँ पर डीप फेक के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, ठीक है? या आप डिजिटल अरेस्ट की बात घटना को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं विज्ञान किस प्रकार की नैतिकताओं का हनन हो रहा है। मानव में रोजगार की कमी हो रही है। रोबोट्स बनाए गए जा रहे हैं वो अपनी कार्य क्षमता से हट के दूसरी कार्य करने की क्षमता को डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। अब आप चिकित्सा में भी बता सकते हैं जैसे अब चिकित्सा में आया है तो आज डॉक्टर साहब जिन्होंने ब्लास्ट किया है। अब यहाँ पे नैतिकता क्या उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया? पढ़ाने का मौका दिया गया। लेकिन रेडिकल चेंजेस की वजह से रेडिकल थॉट की वजह से वो बदल गई है। तो यहाँ पे ये खतरा है जैसे स्वायत्ता की खतरा है, न्याय की खतरा है, परोपकार का खतरा है, हानि न पहुंचाने की खतरा है। तो ये सारी चीजें क्या है विज्ञान से संबंधित हो गए। विज्ञान में नैतिकता का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अब सोशल मीडिया के समाज में आ जाइए। हमारी सामाजिक दुनिया सही है, लेकिन सोशल मीडिया में भी क्या हो रहा है? साइबर बुलिंग हो रही है, ऑनलाइन उत्पीड़न की समस्या बढ़ रही है, फेक न्यूज़ लगातार चढ़ाया जा रहा है। कहीं चुनाव प्रचार हो रहा है तो फेक न्यूज़ चल रहा है। अभी आप ही हाल ही में देखा कि आज की ही न्यूज़ है 5 लोगों पर ब्लास्ट के संबंध में फेक न्यूज़ चलाने के संबंध में गिरफ्तार किया गया। तो ये समस्याएँ बढ़ रही हैं। डिजिटल लत हम लगातार मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे लगातार लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। यही क्या करा रहा है? विज्ञान ने हमें सिखाया लेकिन हमारे नैतिकताओं का हनन हो रहा है। जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है या हमारा जो दिनचर्या है वो पूरी तरह खतरे में आ गया है। तो इन समस्याओं को दूर रखना है, हमें ये चीज़ बातें यहाँ पे लिखनी है। अब हम कुछ वैश्विक उदाहरण को देख सकते हैं। अगर विज्ञान ने हमें प्रॉफिट दिया है तो उसका लॉस भी दिया है तो इस बात पे पूरा निबंध है। आज इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए जैसे नॉर्वे 90% 98% नवीकरणीय ऊर्जा पे चल रहा होगा और अभी-अभी रिसेंटली आप देखेंगे कैशलेस जो स्वीडन पहला देश बन गया है जो कैशलेस होने जा रहा है, ठीक है? जापान क्या है तकनीकी और परंपरा का सकता हूँ, वहाँ पे टेक्नोलॉज़ी कितनी हाई है, लेकिन फिर भी वो अपनी नैतिकता को भूलते नहीं। लेकिन कुछ असफल उदाहरण देख लीजिए चेरनोबिल की घटना जैसे परमाणु ऊर्जा जो अभी विस्फोट हुआ है चेरनोबिल में, उसकी घटना को आप यहाँ देख सकते हैं। फेसबुक ने एक डेटा उल्लंघन किया था जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ये बहुत बड़ा उदाहरण बना था 2000 तो यहाँ पे आप वैश्विक परिदृश्य में ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है? निबंध को कितना ब्रॉड है, कितने
डायमेंशन में जोड़ना है, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय परिपेक्ष में मतलब निबंध का एक पक्ष भारतीय परिपेक्ष में लिख रहा है। आप बताएंगे कि आयुष्मान भारत, आप देख रहे हैं एक छोटा सा कार्ड बन गया है, कार्ड के माध्यम से जितने भी हमारे गरीब हैं उनको 5 लाख तक सुरक्षा में, क्यों? क्योंकि ये हमारे साइंस के द्वारा ही है। आधार कार्ड है हमारे पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड से हम कितनी जल्दी कितनी काम कर पा रहे हैं, किसी के डेटा के बारे में जान जा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति अमीर है, वो व्यक्ति लोअर लेवल में है, कहाँ पे हम इसी बात के उसके पास योजनाओं की पहुंच बना पा रहे हैं। डिजिटल इंडिया चल रही है, भारत में कितनी तेजी से डिजिटल इंडिया का बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण बन रहा है, पर्यावरण में स्वच्छ भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारी पर्यावरण नैतिकता में भी कुछ नए चार चांद लगे हुए हैं, ठीक है? पर्यावरण समस्याओं को दूर किया जा रहा है। वहीं इसरो इस तरफ में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष के लिए लगातार काम कर रहा है। वो अपनी देशी क्षमताओं को बढ़ाकर आगे बढ़ रहा है। हम मार्स मिशन कर चुके, चंद्र मिशन पे लगे हुए हैं, ठीक है? अब हम एक और पैराग्राफ में पढ़ते हैं। हमने पूरा देख लिया विज्ञान क्या था, विज्ञान के प्रॉफिट लॉस क्या थे, हमने हमने ये भी देख लिया कि भारतीय परिपेक्ष क्या है, हमने वैश्विक उदाहरण को भी देख लिया। आप पूरे निबंध को एक क्रम में देखिए किस तरह चल रहा है। हमने इंडिया को भी देखा, हमने वर्ल्ड को भी देखा, अब हम समाधान और सुझाव पे आते हैं, ठीक है? हमें मेनली क्या करना है, संतुलन स्थापित करना है। क्या करना है हमें मेनली? संतुलन स्थापित करना है। संतुलन स्थापित कैसे होगा? नैतिक समितियों का गठन करिए, वैज्ञानिक अनुसार जितने चल रहे हैं उनकी निगरानी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में नैतिक मूल्य, अभी हमने इस निबंध के बारे में इससे पहले ही चर्चा किया था। आपको पाठ्यक्रम में नैतिकता, इंटेग्रिटी आपको बतानी होगी कि क्या सही है क्या गलत है। पारदर्शिता और जवाबदेही, इस बात में आपको सुनिश्चित करना होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो ये चीजें आगे चल के खतरा होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लगातार वैश्विक मानकों के साथ हमें संपर्क में रहना पड़ेगा। वैश्विक मानक जो बन रहे हैं वो हमारे लिए कितने हितकारी हैं कितना अहितकारी, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम अगले तरफ, हमारी भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, विज्ञान और नैतिकता को किस प्रकार आगे लेके चलना है, हमें इस बात पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे क्वांटम तकनीक को इस प्रकार डेवलप करना है जिसमें नैतिकता और सुरक्षा बनी रहे। 2030 तक अभी हमने हम देखा भारत ने पहला 500 किलोमीटर का, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, 500 किलोमीटर का एक क्वांटम नेटवर्क बैठाया गया जो कि भारत का पहला नेटवर्क है। इस बात पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्पेस कॉलोनाइजेशन मतलब पूरे अंतरिक्ष एजेंसी में एक अंतरिक्ष एजेंसी ऐसी हो जिसका नियम अंतर नियम सबके लिए समान हो। ये इस पे इसरो लगातार काम भी कर रहा है और नासा भी इस पे लगा हुआ है, ठीक है? ह्यूमन मशीन, ह्यूमन को क्या करना चाहिए? हाँ, कल हमने बताया था क्रिएटिव पे ध्यान देना चाहिए, और मशीन को क्या करना चाहिए? रिपीटेटिव काम करना चाहिए, बिना गलती के काम करना, जिससे हम दोनों की दिशा तय कर पाए, ठीक है? जिससे ये समिति और सुझाव आ जाएगा। वैश्विक जिम्मेदारी और नैतिकता हमें तय करनी होगी, ठीक? अब हम लास्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। ये एक निष्कर्ष है। पूरे निबंध में आपको किस तरह लिखना है ये बातें हमने आपको बता दी हैं। हमने लाभ भी बताया, हमने एक नैतिक पक्ष, हमने इंडिया का भी बात कर लिया, हमने वर्ल्ड के भी बात कर लिया, हमने सुझाव के भी समाधान के सुझाव की बात कर ली, हमने फ्यूचर की भी बात कर ली। लेकिन एक पक्ष आपको निष्कर्ष देना होगा। निष्कर्ष आप दे सकते हैं, कथन लिख सकते हैं, विज्ञान हमें शक्ति देता है लेकिन नैतिकता हमें दिशा देनी है। दोनों को हमें साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है? भविष्य में ये चीजें जरूर आएंगी, भविष्य में चीजें तय होंगी। आज जितनी तेजी से एआई बढ़ रहा है, जिस तेजी से साइंस बढ़ रहा है, इस चीज का भाप सकते हैं अगर मानवीय गरिमा नहीं बनी रहेगी तो आने वाले समय में भारत विश्व को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है? विज्ञान और नैतिकता को एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के विरोधी। सतत विकास में जितने भी लक्ष्य दिए गए हैं उनको जहाँ ध्यान रखना जरूरी होगा। हम तो ये कहते हैं कि सतत विकास लक्ष्य में एक लक्ष्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तकनीकी को भी रखना चाहिए नैतिकता के साथ। मानवीय कल्याण को सर्वोपरि रखा जाए और भावी भावी पीढ़ियां, जो पीढ़ियां आने वाली उन पर जिम्मेदारी तय हो। उन पे क्या तय होनी चाहिए? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ठीक है? उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस कथन के साथ हम लोग समाप्त करते हैं निबंध को। ध्यान रखें, विज्ञान में ये 4 निबंध आपको 4 चाँद लगा सकते हैं। अगर साइंस का कोई भी निबंध आता है तो इन्हीं समस्याओं के आसपास ये निबंध आपका घूमेगा। इन्हीं समस्याओं के आसपास निबंध घूमेगा और आप लिखकर एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद। यदि आपको ये निबंध अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वास्तव रूप से निबंध लिखने का तरीका यही होता है। किसी भी पैराग्राफ में आपकी पहले द्वारा कही गई बातें रिपीट ना हो। हम लगातार आपको निबंध सिखा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप निबंध को बहुत ही बेहतर लिखें। शुद्धिकरण पे भी ध्यान दीजिए।
थैंक यू। मिलते हैं हम अगले निबंध